वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए साई-फाई डिजास्टर मूवी लेकर आ गए हैं जिसमें चाइना के एक ऐसे शहर के बारे में बताया गया है जहां पर अक्सर लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है क्योंकि वो इलाका पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। छोटी मोटी लैंडस्लाइड तक तो ठीक था, लेकिन शहर के ऊपर एक ऐसी लैंडस्लाइड का खतरा आ जाता है जो करीब 2 घंटे के अंदर पूरे शहर को बर्बाद कर सकती है। तो क्या इंसान नेचर के खिलाफ जाकर शहर के लोगों को लैंडस्लाइड से बचा पाए या फिर पूरे का पूरा शहर बर्बाद हो गया? आइए देखते हैं इस मूवी में। तो मूवी की शुरुआत चाइना के साउथ वेस्ट रीजन से होती है, जो जगह घूमने के लिए काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही कम रहते हैं और पूरी जगह नेचर की खूबसूरती से भरी पड़ी है। लेकिन जितनी खूबसूरत ये जगह है ना, यहाँ के रहने वालों के लिए उतनी ही खतरनाक। न जाने कौन से दिन भूकंप या लैंडस्लाइड हो जाए, किसी को कोई जानकारी नहीं। इसी शहर के अंदर ट्रेन के लिए एक टनल बनाई जा रही है जिसमें पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। टनल बनाने का काम तो बड़ी सावधानी से हो रहा, लेकिन तब भी दोस्तों कब मौसम पलट कर वार कर दे और टनल की वजह से कहीं भूकंप वगैरह ना आ जाए, ये तो भगवान ही जाने। वह अगले सीन में हमें जेम्स और एली को दिखाते हैं जो दोनों कपल हैं और उसी टनल बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दोनों का काम है डेटा कलेक्ट करना। ये दोनों पहाड़ों और गुफाओं की अच्छे से जानकारी निकालते हैं और बाकियों को ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां पर काम किया जा सकता है और वहां काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी इनको इंश्योर करना है। इसीलिए उनके बताए गए डेटा के अनुसार टनल की खुदाई के लिए अलग अलग जगहों पर डायनामाइट्स लगाए जा रहे होते हैं ताकि वहां पर धमाका किया जा सके और उसके बाद ही आगे की खुदाई का काम शुरू होगा। लेकिन जैसे ही डायनामाइट से धमाका किया जाता है तभी पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट जाता है दोस्तों, जिससे नदी का पानी सीधे टनल के अंदर बड़ी तेजी से आ जाता है। वहां पर काम कर रहे वर्कर्स में अफरा तफरी मच जाती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लग जाते हैं। कई लोगों को तो चोट भी आ जाती है, लेकिन ज्यादा कुछ बड़ा हादसा होने से पहले ही वर्कर्स को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। वर्कर्स तो बच चुके थे, लेकिन उनको जवाब चाहिए था कि आखिर जेम्स और एली का डेटा गलत कैसे हो गया। उन्होंने कहा था कि हम डायनामाइट लगा सकते हैं और उनके कहने पर ही हमने वो डायनामाइट्स लगाए थे, लेकिन फिर देखो ये क्या हो गया। वर्कर्स का सीनियर जेम्स और एली पर बरसते हुए उनसे जवाब मांगता है कि बताओ तुम्हारा डेटा गलत कैसे हो गया। तब जेम्स उसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, इस इलाके में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हमने कहा था हमारा डेटा कुछ घंटों के लिए वैलिड रहता है, तो जल्दी से जल्दी डायनामाइट का काम पूरा करो, ये भी कहा था हमने, लेकिन तुमने काफी ज्यादा लेट कर दी इस काम को करने में। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। फिर दोस्तों प्रोजेक्ट की हेड मिस डिंग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो प्रोजेक्ट का काम रुकवाकर जेम्स से कहती कि देखो थोड़ा टाइम लो और अच्छे से दोबारा फ्रेश डेटा लेकर आओ, उसके बाद ही हम दोबारा काम शुरू करेंगे। जेम्स मान जाता है। तो जब वो नया डेटा बनाने के लिए अपने सेंसर्स चेक करता है तो उसका पहाड़ के बीच में लगा हुआ सेंसर डेड बताता है दोस्तों, क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी। अब उसको जाकर ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए जेम्स जरूरत का सामान लेकर सीधे उस सेंसर को ठीक करने चला जाता है। अब वो पहाड़ चढ़ने में माहिर तो था ही, किसी भी कोने में हुक लगाकर बड़े से बड़े पहाड़ पर आसानी से वो चढ़ सकता है, जिसको बाकी लोग देखकर वैसे हैरान भी रह जाते हैं और डर भी जाते हैं कहीं ये गिर ना जाए। लेकिन फिर जेम्स आसानी से उस सेंसर के पास आकर उसको रिपेयर कर देता है। अब दोस्तों उसका सेंसर जैसे ही रिपेयर होता है, जेम्स के घर पर रखे हुए उसके कंप्यूटर को देखते हैं जिसमें अलर्ट का सिग्नल आ जाता है, क्योंकि सेंसर ने डिटेक्ट कर दिया था कि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होने वाली है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। दूसरी ओर एली जेम्स के पिता डेविड को लेने आई होती है, क्योंकि कई सालों के बाद वो जेम्स से मिलने इस शहर में आए हैं। जेम्स उनको लेने नहीं चाहता क्योंकि वो अपने पिता से नाराज है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में जिस वजह से इतने सालों के बाद पिता के आने के बावजूद भी जेम्स उनको लेने नहीं गया? थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अब एली से मिलकर डेविड को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां की जमीन हिलने लग जाती है और एक ऐसा जोरदार भूकंप आता है कि पूरी जमीन फट जाती है। ट्रेन वगैरह तो ट्रैक के साथ ही कई फीट जमीन के नीचे जा गिरते हैं। एक अच्छा खासा माहौल जहां लोग खुशी से एक दूसरे से मिलने आए थे, अपने परिवार के साथ बाहर घूमने निकले थे, बाजार से सामान वगैरह खरीद रहे थे, सब महज कुछ सेकंड्स के अंदर बर्बाद हो जाता है। हर तरफ से लोगों के रोने और मदद के चिल्लाने की आवाज आती है। एली और डेविड दोनों लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेविड भी एक रिटायर्ड सोल्जर रह चुका है, तो वो बूढ़ा होने के बावजूद भी पूरा दम लगाकर बचाव का काम शुरू कर देता है। तुरंत ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती है, जो लोगों को मलबे से बाहर निकालते हैं। फिर एली अपने डिवाइस की मदद से चेक करके फायर ब्रिगेड के कैप्टन से कहती है कि देखिए जल्द से जल्द लोगों को बचाकर हमें यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि मेरा डिवाइस बता रहा है कि यहाँ पर एक भूकंप आएगा बहुत ही जल्दी जो काफी खतरनाक होने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके प्लीज उतने लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए। तो दोस्तों वहीं पर मलबे के नीचे एक बस फंसी होती है जिसमें कुछ लोग मौजूद होते हैं। ये देखकर डेविड तुरंत उन्हें बचाने चला जाता है और तभी दुर्भाग्य से दूसरा भूकंप भी आ जाता है।
इसी वजह से बस काफी नीचे आ गिरती है। हालांकि किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन बाहर निकलना समझो नामुमकिन हो गया था। दूसरी ओर जेम्स जिस पहाड़ पर सेंसर को ठीक करने आया था, उसको सामने वाली पहाड़ में एक होल दिखाई देता है, तो वो उसके अंदर अपना ड्रोन डालकर चेक करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर ये करने से पहले उसको एक ऐसी शॉकिंग जानकारी मिलती है जिसे जानकर दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इसके बारे में तुरंत प्रोजेक्ट के बाकी मेंबर्स को भी बता देता है कि हमारे टनल के सामने वाला पहाड़ 72 घंटों के अंदर लैंडस्लाइड होकर टूट जाएगा। वो इस तरह से टूटेगा कि हमारा टनल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर तो सारे लोग घबरा जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। डिंग पर भी प्रेशर आने लग जाता है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा प्लान बनाना होगा ताकि टनल बच जाए। इसीलिए सभी प्लान बनाने में लग जाते हैं। इधर एली रोते हुए जेम्स को बताती है कि अंकल डेविड लोगों को बचा रहे थे, लेकिन तभी वो जमीन टूटने की वजह से नीचे गिर गए। ये सुनकर तो जेम्स भी घबरा जाता है। वो तुरंत डेटा वगैरह चेक करता है कि जहां से उसके पिता नीचे गिरे हैं, अगर उसको अंदर जाना होगा तो कहां से वो जा सकता है। तभी उसे काफी दूर एक नदी के किनारे की जगह मिलती है जहां से अंदर जाकर जेम्स अपने पिता को बचा सकता है। इसीलिए जेम्स पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाता है। वो दोस्तों चला कम बल्कि किसी गेम की तरह गाड़ी को उड़ाते हुए फुल स्पीड में उस जगह पर लेकर जाता है, ये सोचकर कि कहीं जाने में देर ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां अंदर जाने के लिए उसको एक गुफा दिखाई देती है, लेकिन बेचारे की किस्मत दोस्तों उसका साथ नहीं देती। अंदर जाते ही रास्ता बंद हो जाता है पत्थरों से। अब अगर वो अपने पिता को ढूंढ भी ले तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, उसको कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा बाहर निकलने का। वहीं दोस्तों गुफा के अंदर डेविड बस से निकले हुए सर्वाइवर्स को लेकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। जितने भी बस में लोग थे जिनको डेविड ने बचाया था वो सभी नॉर्मल काम धंधे वाले लोग थे जो कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे ही नहीं। इसीलिए वो पूरी तरह से निर्भर हो गए थे डेविड के ऊपर कि वो एक रिटायर्ड सोल्जर है तो वही हमें बाहर निकाल सकता है। इसीलिए डेविड के ऊपर खुद को बचाने के साथ साथ बाकियों को भी बाहर निकालने की जिम्मेदारी आ गई थी। वो कोशिश पूरी कर रहा होता है, लेकिन जब एक छोटी गुफा के अंदर घुसकर आगे बढ़ना था तो दूसरा आदमी डेविड से कहता है कि रुकिए, पहले मैं जाकर चेक करता हूँ, फिर आप लोग आ जाना। क्योंकि वो आदमी जवान और हट्टा कट्टा था, लेकिन दोस्तों हमें भी पता है कि ताकत से ही सब कुछ नहीं हो जाता, एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो वो बंदा मदद करने के चक्कर में काफी ऊंची खाई से सीधे नीचे गिरने वाला होता है, पर डेविड बिल्कुल टाइम पर आकर उसको बचा लेता है। सभी के लिए मुसीबत सामने आ चुकी थी कि रास्ते में करीब 50 मीटर गहरी खाई है जिसको पार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। डेविड खुद को रस्सी से बांधकर आगे जाता है ताकि दूसरी ओर रस्सी फंसाकर बाकी रस्सी की मदद से आगे जाया जाए। डेविड ने बड़ी मुश्किल से आधा रास्ता क्रॉस कर लिया था, लेकिन जिस जगह उसने रस्सी फंसाई थी वो जगह टूट जाती है और इस वजह से डेविड बीच में ही रस्सी से लटक जाता है। ना तो वापस आ सकता है और ना ही दूसरी ओर जा सकता है। अब सभी को लगता है कि डेविड कुछ नहीं कर पाएगा, वो बचेगा नहीं। पर तब वहां पर जेम्स आता है जो अपने पिता को ऐसे लटके हुए देखकर बिल्कुल घबरा जाता है और तुरंत ही दीवारों में होल करके जल्दी से जल्दी रस्सियां बांधकर पहले तो डेविड को बचाता है, उसके बाद बाकी भी रस्सी पकड़कर दूसरी ओर आ जाते हैं। अब दोस्तों दूसरी ओर आने के बाद डेविड जेम्स को ही चिल्लाने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? मैं काफी था लोगों को बचाने के लिए, बिना मतलब कि तुमने खुद को भी यहाँ पर आकर फंसा लिया। जेम्स कहता है कि पिताजी, मैं नहीं आता तो आपके साथ साथ ये सभी मारे जाते। मैंने आपकी मदद की और आप उल्टा मुझ पे चिल्ला रहे हैं। इसी बात को लेकर यहाँ भी दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि दोनों हमेशा जब भी मिलते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। दूसरी तरफ डिंग के इंजीनियर्स ने एक प्लान बनाया था टनल को बचाने का। उनके प्लान के मुताबिक लैंडस्लाइड होने से पहले वो कहते हैं कि हम उस पहाड़ को दूसरी तरफ से उड़ा देते हैं। ये करने से पहाड़ का वो हिस्सा जो लैंडस्लाइड होने के बाद टनल पर गिरता वो अब टनल से पहले टूटकर दूसरी तरफ गिर जाएगा, जिससे टनल को कुछ नहीं होगा। ये प्लान डिंग और बाकी सारे मेंबर्स को काफी पसंद आ जाता है, तो वो लोग इसी प्लान के आधार पर काम शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विस्फोटक तैयार किए जाते हैं ताकि पहाड़ का आधा हिस्सा उड़ा दिया जाए। इधर जेम्स और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तब जेम्स को सामने तालाब दिखाई देता है जो उनके रास्ते की रुकावट बन गया था। उसके अलावा आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं था उस समय। ये सारे लोग उस जगह को फॉलो कर रहे थे जहाँ से हवा अंदर आ रही थी। इससे होगा ये कि अगर वो हवा आने वाली जगह पर पहुंच गए तो जरूर वहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि जब हवा आ रही है तो वहां कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, तभी तो हवा आ रही है। लेकिन जेम्स बाकियों से कहता है कि ये सही रास्ता नहीं है, हम गलत रास्ते पर हैं, हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। वो यहाँ पर दोस्तों झूठ कह रहा था क्योंकि उसे पानी से डर लगता है, जबकि इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता आगे ही है। लेकिन डेविड समझ जाता है कि जेम्स को पानी से डर लग रहा है, इसीलिए वो यहाँ से जाने से मना कर रहा है। वो कहता है कि बेटा, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, तुम डरपोक इंसान हो। एक सोल्जर का बेटा पानी से डर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तब जेम्स कहता है कि पापा, मुझे पानी से इसीलिए डर लगता है कि जब भी मैं तालाब देखता हूँ तो मुझे उसके अंदर मेरी माँ मरी हुई नजर आती है, जिसको मैं बचा नहीं पाया। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स आखिर अपने पिता से नफरत क्यों करता है। असल में जब जेम्स 10 साल का था तो उसकी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसने कई बार अपने पिता को कॉल करने
की कोशिश की थी कि वो जल्दी घर आकर माँ को हॉस्पिटल लेकर जाएं, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से डेविड ने कॉल नहीं उठाया और तब बेचारे जेम्स अपनी माँ को साइकिल पर बिठाकर जैसे तैसे बड़ी तेजी के साथ हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। लेकिन वो था तो एक बच्चा ही, पीछे माँ तड़प रही थी और उसी टेंशन में जब जेम्स हड़बड़ी करते हुए साइकिल चलाता है तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इससे वो दोनों सीधे तालाब के अंदर जा गिरते हैं। अंदर आने के बाद जेम्स अपनी माँ को बाहर निकालने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तालाब के अंदर ही जेम्स की माँ ने अपना दम तोड़ दिया था। इसके बाद ही जेम्स डेविड से नाराज रहने लगा कि अगर उन्हें काम से ज्यादा अपने परिवार से प्यार होता तो आज उनकी माँ इस दुनिया में होती। ये सुनकर डेविड को भी काफी बुरा लग जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता था कि डूबने की वजह से उसकी पत्नी की जान गई। सच्चाई तो आज उसे पता चली थी, इसीलिए वो जेम्स को गले लगाकर फूट फूट कर रोता भी है कि मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने पिता को रोता हुआ देखकर वो भी रोने लग जाता है और तब जाकर वो अपने पिता को माफ कर देता है। अब दोस्तों काफी देर रोते हुए जेम्स की आंख लग जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डेविड खुद तालाब के अंदर कूद जाता है ताकि जेम्स के साथ साथ बाकियों को भी यहाँ से बाहर निकाल पाए। दूसरी तरफ डिंग के बाकी मेंबर्स को जेम्स का सेंसर इंफॉर्मेशन भेजता है कि तूफान की वजह से अब लैंडस्लाइड की लोकेशन बदल चुकी है। जहाँ वो पहले टनल के ऊपर गिरने वाला था वो अब सीधे शहर की ओर गिरेगा। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं लैंडस्लाइड होने में। अगर ये शहर में गिरा तो शहर में मौजूद 1,60,000 लोग कुछ ही सेकंड्स में मर जाएंगे। ये जानते ही सारे लोगों में हलचल मच जाती है कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। इतने सारे लोगों की जान नहीं जा सकती, हमें उन्हें बचाना होगा। लोगों की जान बचाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अब पूरे शहर में न्यूज फैला दी जाती है कि जल्द से जल्द शहर खाली कर दो, 2 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है यार, 1000-2000 लोग नहीं थे बल्कि बहुत सारे लोग थे, लाखों में। इतनों को 2 घंटे में शहर से दूर लेकर जाना, दैट वाज इम्पॉसिबल। कई लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे ही फंस चुके थे। अचानक आई ऐसी खबर से पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि लोग गाड़ियों से भागने की कोशिश में लगे हुए थे और यही वजह से ना तो गाड़ियां आगे जा पाती और ना ही लोग, क्योंकि गाड़ियों के रुकने से लोगों के भागने का रास्ता भी बंद हो चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तब डिंग को एक इंजीनियर बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम टनल के अंदर बहुत सारे विस्फोटक लगाकर उसे ब्लास्ट कर दें तो उसके धमाके से टनल के साथ साथ जिस पहाड़ के अंदर हमने टनल बनाई है वो भी काफी जगह से टूट जाएगा। ये पहाड़ शहर और लैंडस्लाइड वाले पहाड़ के बीच में बना हुआ है, तो अगर टनल बर्बाद करते हैं तो उसका मलबा एक घेरा बन जाएगा शहर के आसपास, जिससे लैंडस्लाइड होने के बावजूद भी पत्थर शहर तक नहीं आ पाएंगे और इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन ये सुनकर तो बाकी सारे मेंबर्स उस इंजीनियर से झगड़ा करने लग जाते हैं कि पागल हो गया 10 साल की मेहनत लगाकर हमने वो टनल बनाया, ऐसे कैसे बर्बाद कर दें उसको? सोच समझ कर कहो कुछ भी। लेकिन डिंग दोस्तों एक अच्छी इंसान थी, वो सभी को समझती थी कि अगर हम और हमारा परिवार बच गए तो अगले और 10 साल लगाकर हम अच्छे से दोबारा टनल बना सकते हैं। लेकिन अगर टनल नहीं बर्बाद किया गया तो पूरे शहर और लाखों लोगों की जान चली जाएगी। तो फाइनल डिसीजन, हम ये टनल लोगों की भलाई के लिए बना रहे थे ना, तो जब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा इस टनल का? उनकी जिंदगी से बढ़कर ये 10 साल हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें टनल को तोड़ना ही होगा। फिर इस बात पर सभी लोग हामी भर देते हैं और दोस्तों अब टनल को विस्फोट करने की तैयारी शुरू की जाती है। इधर जेम्स को जैसे पता चलता है कि उसके पिता पानी के अंदर चले गए तो वो तुरंत ही पानी में चला जाता है, क्योंकि माँ को खोने के बाद वो पिता को नहीं खो सकता था। अंदर आने के बाद भी उसे पिता डूबते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पानी काफी दूर तक था और बुढ़ापे में ज्यादा टाइम तक वो सांस नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन जेम्स जैसे तैसे अपने पिता को बाहर निकालने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो सभी उसी तालाब के रास्ते से गुफा के बाहर आ जाते हैं, जहाँ रेस्क्यू टीम उनको ढूंढते हुए पहुंच चुकी थी। फिर वो जेम्स और डेविड के साथ बाकियों को भी बचा लेती है। ये खबर जैसे ही दोस्तों एली को मिलती है ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि सभी सुरक्षित हैं, बढ़िया है। इधर वर्कर्स धरने पर बैठ जाते हैं कि हम टनल को बर्बाद करने नहीं देंगे, क्योंकि सभी की सालों की मेहनत उसमें लगी थी, जिनका पैसा उन्हें नहीं मिला था। अगर टनल बर्बाद हो गया तो वो पैसा भी उनको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों डिंग पर्सनली खुद उन वर्कर्स से मिलकर उनको समझाती है कि देखो, हमें एक साथ काम करना होगा, आपका भी परिवार होगा इस शहर में, उनके बारे में सोचिए। हालात ऐसे हो गए हैं कि हम सबको जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर डिंग की बात से मोटिवेट होकर वो वर्कर्स भी दोस्तों टनल को बर्बाद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में एक सोल्जर हेलीकॉप्टर की मदद से उस पहाड़ के पास आता है जिसमें टनल बना हुआ है, ताकि अंदर विस्फोटक डाल पाए। वो पहाड़ में हुक की मदद से रस्सी फंसा देता है और उसी रस्सी के सहारे वो पहाड़ की ओर बढ़ने भी लग जाता है। लेकिन ये क्या, बारिश की वजह से फिसलन काफी ज्यादा हो गई थी। वो जैसे ही हुक लगाता है, फिसलन की वजह से हुक बाहर निकल जाता है और बेचारा सोल्जर नीचे गिरकर बहुत घायल हो जाता है, जिससे वो विस्फोटक अंदर लगा ही नहीं पाता। अब अगर विस्फोटक अंदर नहीं लगा तो शहर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, साथ ही अंदर जाने का इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। और तब जेम्स अंदर जाने का तय करता है। वो हेलीकॉप्टर के पायलट से कहता है
कि देखो मुझे पहाड़ पर चढ़ने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे जितना तुम करीब लेकर जा सकते हो वहां पर लेकर चलो, मैं कूद कर पहाड़ पर चला जाऊंगा, रस्सी की भी जरूरत नहीं है मुझे। पायलट और डिंग दोनों जेम्स से कहते हैं कि देखो जेम्स, ये काम बहुत ज्यादा खतरे वाला है, करीब 10% चांस है तुम्हारी जिंदा वापस आने के लिए, तो क्या अब भी तुम ये करना चाहोगे? जेम्स कहता है कि हाँ, अगर मैं लोगों की जान बचाने में काम आ सकता हूँ तो चाहे 10% हो या फिर 0%, तब भी मैं जाऊंगा। ये कहते कहते दोस्तों डेविड की आंखें भर आती हैं। उसे अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा होता है कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। वो खुद उसे जूता पहनाकर रेडी करता है, क्योंकि डेविड खुद भी एक सोल्जर था, और सोल्जर्स दोस्तों हमें भी पता है कुर्बानी देने से कभी नहीं डरते। इसके बाद हेलीकॉप्टर जेम्स को जिस होल के अंदर से विस्फोटक गिराना था उसमें काफी नीचे छोड़ देता है, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर और नीचे जाता तो वो क्रैश भी हो सकता था। इसीलिए जेम्स वहीं से चढ़ाई शुरू कर देता है, बिना किसी रस्सी, बिना किसी इक्विपमेंट के। वो ऐसे ही पहाड़ पर चढ़ रहा होता है जो सिर्फ फिसलन से भरा हुआ था। लेकिन तारीफ करनी होगी जेम्स की हिम्मत की। यहाँ पर वो हिम्मत करते हुए ऊपर चढ़ जाता है, पर दोस्तों एक जगह पर आने के बाद उसका हाथ फिसलकर जैसे वो गिरने वाला होता है ना, तभी डेविड आकर उसको बचा लेता है, क्योंकि डेविड जेम्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो भी अपने बेटे की मदद करने के लिए पहुंच गया। ये देखकर जेम्स बड़ा खुश तो होता है, लेकिन उसके पिता के लिए उसको टेंशन हो जाती है कि कहीं ये ना गिर जाए। अब थोड़ी और चढ़ाई करने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। ऊपर जाने के लिए जेम्स को छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना होगा, फिर वो बाकी की चढ़ाई कर सकता है। लेकिन कूदने के लिए किसी चीज का सपोर्ट भी तो चाहिए, मतलब जिस पर पैर रखकर वो आगे जा पाए, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी वहां पर। तब दोस्तों डेविड जेम्स से कहता है, मेरे बच्चे, मेरे कंधे पर पैर रखकर तुरंत दूसरी साइड कूद जाना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। जेम्स कहता है, पागल हो गए हो क्या आप? आपके ऊपर पैर रखा तो सीधे आप नीचे जाओगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन डेविड उसको समझाता है कि देखो बेटा, 1,60,000 लोगों की जान मेरी जान के आगे कुछ नहीं है, मेरी बात मानो बेटा और कूद जाओ, ये मेरा ऑर्डर है, एक फौजी का ऑर्डर, तुमसे सीनियर फौजी का ऑर्डर। जो सुनकर जेम्स ना चाहते हुए भी अपने पिता के ऊपर पैर रखकर दूसरी साइड आ जाता है। लेकिन डेविड का हाथ छूट चुका था, जिससे वो सीधे पहाड़ के नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए भी दोस्तों वो जेम्स को सैल्यूट कर रहा होता है कि शाबाश मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जेम्स तो ऑलरेडी माँ को खोने का गम लिए हुए था, अब तो उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके पास तो जी भर के रोने तक का समय नहीं था, क्योंकि करीब 15 मिनट के आसपास लैंडस्लाइड हो जाएगी। तो जेम्स तुरंत उस होल के पास पहुंच जाता है जहां से विस्फोटक अंदर डालना है। अब डिंग हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर पहुंच जाती है जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे। वो सबसे पहले जेम्स को रस्सी फेंक कर देती है, तो जेम्स तुरंत उस रस्सी को पत्थर से बांध देता है। दोस्तों अब आप ये मत समझना कि अब रस्सी कैसे बंध गई, पहले क्यों नहीं हो रही थी। तो असल में पहले होल के पास हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर उसको डायरेक्ट हुक में फंसाना था, जो कि फिसलन की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो जेम्स पहाड़ पर चढ़कर होल के पास आया और उसने रस्सी को हाथ से पकड़कर बड़े पत्थर से बांध दिया। अब कोई दूसरा इंसान भी आसानी से होल तक जा सकता है। तो इसके बाद डिंग हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से वो विस्फोटक जेम्स को दे जाती है, और जेम्स उनका टाइमर ऑन करके उनको होल में डालने लग जाता है, जिन सभी पर 5 मिनट्स का टाइमर लगा हुआ था। इतने के अंदर ही दोस्तों जेम्स को सारे विस्फोट अंदर डालकर वापस हेलीकॉप्टर पर भी आना होगा। सारे विस्फोटक अंदर डालने के बाद 2 मिनट्स के आसपास का टाइम बचा होता है, लेकिन जेम्स के अंदर अब ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर तो खड़े होने तक की भी हिम्मत नहीं थी, तो वो रस्सी पकड़कर कैसे रिटर्न हेलीकॉप्टर में आएगा। डिंग उसको बुला भी रही होती है, लेकिन पायलट दोस्तों रस्सी काट देता है, क्योंकि तूफान बड़ा तेज हो चुका था। 1 सेकंड भी और रुके तो हेलीकॉप्टर क्रैश। जेम्स अपनी आंखों से हेलीकॉप्टर को बस जाते हुए देखता रह जाता है कि उसके यहाँ से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद उससे दूर चली गई, लेकिन वो खुश था कि मैंने अपना काम कर दिया। एली उसको फोन करके पूछती भी है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगी। और उस बेचारी को क्या पता था कि जेम्स अभी जहाँ पर मौजूद है वहां से वापस नहीं आ सकता। जेम्स की हिम्मत नहीं होती कि वो इसके बारे में एली को कुछ बता पाए, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसके रोने की आवाज सुनकर एली समझ जाती है कि जेम्स उसके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। विस्फोट होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे, तभी दोस्तों डिंग दोबारा से हेलीकॉप्टर वहां पर लेकर आती है। पायलट भी पूरी हिम्मत दिखाते हुए एकदम रफ्तार के साथ हेलीकॉप्टर उस होल के बाजू से गुजारता है, और अगर जेम्स को बाहर निकालना है तो सीधे नीचे कूदकर हेलीकॉप्टर को पकड़ना होगा। हाथ छूटा तो पहाड़ से नीचे गिरकर खेल खत्म, और नहीं कूदा तो विस्फोट से मारा जाएगा। इसीलिए जेम्स रिस्क लेते हुए हीरो की तरह बिल्कुल सीधे पहाड़ से छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे आखिरकार जेम्स की जान बच जाती है। हेलीकॉप्टर में आते ही विस्फोट फट जाते हैं, जिससे वो पूरा पहाड़ धाराशायी होकर टूट जाता है। उसका मलबा तो पूरे प्लान के हिसाब से पहाड़ के सामने गिरा था, जिसमें मतलब लैंडस्लाइड होगी उसी के सामने। सभी की आंखें बस अब उसी पहाड़ पर टिकी हुई थी, क्योंकि प्लान सफल होता है या नहीं ये तो लैंडस्लाइड के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद दूसरे पहाड़ में दोस्तों होती है लैंडस्लाइड।
पूरा उसका मलबा शहर की ओर आ रहा था, लेकिन जो पहाड़ का मलबा शहर को घेर रहा था उसकी वजह से एक भी पत्थर शहर तक नहीं पहुंच पाता। और इस तरह जेम्स और बाकियों की मेहनत की वजह से पूरे शहर के लोगों की जान बच जाती है। मानना पड़ेगा दोस्तों, बहुत कमाल की एंडिंग की थी, मजा आ गया। उसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें बताया जाता है कि ये मूवी उन लोगों को सम्मान देने के लिए बनाई गई जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के समय रात दिन मेहनत करके टनल्स बनाए, ट्रेन के ट्रैक लगाए, ताकि सोल्जर्स और हथियारों को यहाँ से वहां ले जा पाए। वरना अगर वो लोग मेहनत नहीं करते तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 में और भी ज्यादा लोगों की जाने जा सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।